जरा सोचिए, महज 16 साल का एक लड़का, उसे विरासत में क्या मिलता है? एक टूटता हुआ, बिखरता हुआ राज्य। दरअसल गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था और दुश्मन हर तरफ घात लगाए बैठे थे। लेकिन उस युवा ने हार नहीं मानी। उसने उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम प्राचीन उत्तर भारत के अंतिम महान स्वदेशी साम्राज्य और उसे बनाने वाले सम्राट हर्ष की असाधारण कहानी पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारी आज की चर्चा इन मुख्य बिंदुओं पर होगी। पहला, त्रासदी से जन्मा सिंहासन। दूसरा, उत्तरी साम्राज्य का एकीकरण। तीसरा, सामंतवाद और बदलती अर्थव्यवस्था। चौथा, धर्म, संस्कृति और विद्वता। और पांचवा, इस राजवंश का अचानक पतन। तो चलिए बिना समय गवाए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला भाग है त्रासदी से जन्मा सिंहासन, एक 16 वर्षीय राजा का हिंसक राज्यारोहण। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पूरे उत्तर भारत में एक भयानक राजनीतिक शून्य और अराजकता फैल गई थी। इसी उथल-पुथल के बीच दिल्ली के उत्तर में थानेसर नाम की जगह पर पुष्यभूति राजवंश का उदय हुआ। घटनाएं कितनी तेजी से और कितने हिंसक तरीके से घटी, ये सच में हैरान करने वाला है। देखिए, 605 ईस्वी में शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। 606 की शुरुआत में ही सत्ता संभालते ही हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की बंगाल के राजा शशांक द्वारा धोखे से हत्या कर दी जाती है। जैसे इतना काफी नहीं था, कुछ ही समय बाद मालवा के राजा देवगुप्त उनकी बहन राजश्री के पति को मार डालते हैं और राजश्री का अपहरण कर लेते हैं। और इसी साल के अंत तक अपने परिवार के लगभग सभी बड़ों को खोने के बाद महज 16 साल की उम्र में हर्ष को ये कांटों भरा ताज पहनना पड़ता है। अब सिंहासन पर बैठते ही हर्ष के सामने सबसे बड़ी और पहली चुनौती थी अपनी बहन को बचाना, और उन्होंने बिल्कुल यही किया। विंध्य के घने जंगलों में उन्होंने अपनी बहन को सती होने से ऐन मौके पर बचा लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हर्ष ने एक बहुत ही जबरदस्त रणनीतिक चाल चली। उन्होंने अपनी राजधानी को थानेसर से सीधा कन्नौज शिफ्ट कर दिया। इससे हुआ ये कि उनका अपना पुष्यभूति राज्य और उनकी बहन का मौखरी राज्य दोनों एकजुट हो गए, और इस तरह कन्नौज उत्तर भारत की सत्ता का एक नया और बेहद शक्तिशाली केंद्र बन गया। अब आते हैं भाग 2 पर, उत्तरी साम्राज्य का एकीकरण, विजय अभियान और उनकी सीमाएं। अगले 41 सालों तक हर्ष ने जो सैन्य अभियान चलाए, उनमें उन्हें उत्तर में जबरदस्त सफलता मिली। पंजाब से लेकर मध्य भारत तक, यहाँ तक कि बंगाल, वल्लभी और कलिंग तक के क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि उन्हें रोकना नामुमकिन है, लेकिन दक्षिण की ओर उनका ये विजय रथ नर्मदा नदी के तट पर आकर एक बहुत मजबूत दीवार से टकरा गया, और वो दीवार थी शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन ने हर्ष को एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक हार दी। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में ये तथ्य पूरी तरह से पुख्ता है, क्योंकि इसका जिक्र खुद पुलकेशिन के ऐहोल शिलालेख और हर्ष के ही दरबार में मौजूद चीनी यात्री ह्युएन तासांग दोनों के निष्पक्ष लेखों में मिलता है। इस विशाल साम्राज्य को बनाए रखने वाली ताकत का अंदाजा लगाना भी जरूरी है। जरा इस सैन्य शक्ति के पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। 1 लाख घुड़सवार और 60,000 हाथी, ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज ये संख्याएं सच में दिमाग चकरा देने वाली हैं। जरा सोचिए, 60,000 हाथियों को रोजाना खिलाना और उनकी आवाजाही को संभालना उस दौर में कितनी बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि रही होगी। इसी भयंकर शक्ति के दम पर हर्ष ने 5 भारत कहे जाने वाले विशाल उत्तरी क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में रखा था। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सामंतवाद और बदलती अर्थव्यवस्था, व्यापार से भूमि की ओर बदलाव। अब यहाँ इस दौर का एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक रहस्य सामने आता है। हर्ष के शासनकाल में व्यापार में अचानक इतनी गिरावट क्यों आ गई? अगर हम गुप्तकाल से तुलना करें तो इस समय वाणिज्यिक गतिविधियां काफी कम हो गई थीं। पुराने चहकते हुए व्यापारिक केंद्र वीरान हो रहे थे और बाजार में नए सिक्कों का चलन एकदम घट गया था। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इसका जवाब सिर्फ भारत की सीमाओं के भीतर नहीं छिपा है, बल्कि ये पूरी तरह से एक वैश्विक घटना थी। दरअसल पश्चिम में रोमन साम्राज्य के पतन का सीधा असर ये हुआ कि भारतीय माल की निर्यात मांग में भारी गिरावट आ गई। जैसे ही व्यापार कम हुआ, लोगों में एक तरह की घबराहट फैल गई और उन्होंने सिक्कों की व्यापक जमाखोरी शुरू कर दी। जो सदियों पुराने व्यापारी संघ थे, यानी गिल्ड्स, वो भी धीरे धीरे टूटने लगे।
इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था शहरों से हटकर एक आत्मनिर्भर भूमि आधारित ग्राम अर्थव्यवस्था में बदल गई। और इस समय का सबसे बड़ा बदलाव क्या था? राजाओं ने अपने अधिकारियों और पुरोहितों को नकद वेतन देने के बजाय जमीन के बड़े बड़े टुकड़े देने शुरू कर दिए। जमीन पाने वाले ये अधिकारी अपने इलाकों के छोटे राजा बन बैठे और बस यहीं से भारत में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म की गहरी जड़ें जमनी शुरू हो गई। हमारा चौथा भाग है धर्म, संस्कृति और विद्वता, एक चश्मदीद की नज़र से विश्वव्यापी दरबार। चीनी यात्री ह्वेनसांग के दस्तावेज इस युग को करीब से समझने का एक बेहतरीन और बहुत ही प्रामाणिक जरिया हैं। वो सिर्फ एक दरबारी की तरह हर्ष की झूठी तारीफें नहीं करते, बल्कि एक बेहद निष्पक्ष प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। वो हर्ष के दान और उनके न्याय की दिल खोलकर तारीफ तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही उनकी सैन्य सीमाओं को भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखते हैं। जैसा कि उन्होंने पुलकेशिन से हुई हर्ष की हार के बारे में बेझिझक लिखा है। ह्वेनसांग के यही दस्तावेज साबित करते हैं कि हर्ष का दरबार असल में दुनिया भर के विद्वानों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हर्ष के धार्मिक दृष्टिकोण को गहराई से समझने के लिए इन दो विशाल धार्मिक सभाओं की तुलना करना बहुत अहम है। पहली है कन्नौज सभा, जो 23 दिन चली और मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म पर केंद्रित थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये सभा विवादों, हिंसा और आगजनी पर खत्म हुई। वहीं दूसरी ओर प्रयाग सभा, जो 75 दिनों तक चली, उसका नज़ारा ही कुछ और था। वहां शिव, सूर्य और बुद्ध सभी का समान रूप से सम्मान किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? हर्ष ने अपनी सारी शाही संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर के कपड़े तक वहां दान कर दिए। ऐतिहासिक स्रोतों में आज भी ये तीखी बहस जारी है कि हर्ष ताउमर एक शिव भक्त ही रहे या बाद में पूरी तरह से महायान बौद्ध बन गए। स्रोत दोनों ही पक्षों को सामने रखते हैं, लेकिन एक बात जो बिल्कुल निर्विवाद है वो ये कि इस राजा ने सभी धर्मों के विद्वानों को हमेशा एक खुला मंच दिया। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने वाली है, हर्ष केवल एक कुशल सैन्य शासक नहीं थे, बल्कि कला और ज्ञान के एक महान संरक्षक भी थे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को 200 से अधिक गांवों का राजस्व दान में दे दिया, ताकि वहां छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। महान लेखक बाणभट्ट, जिन्होंने मशहूर हर्षचरित लिखी, वो भी उन्हीं के दरबार की शोभा थे। और सबसे दिलचस्प बात, खुद हर्ष ने संस्कृत के 3 शानदार नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये साफ तौर पर साबित करता है कि तलवार चलाने के साथ साथ कलम पर भी उनकी अद्भुत और असाधारण पकड़ थी। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम भाग पर, एक राजवंश का अचानक पतन, 647 ईस्वी के बाद की अराजकता। 41 वर्षों के एक बहुत ही स्थिर और शक्तिशाली शासन के बाद 647 ईस्वी में बिना किसी उत्तराधिकारी के हर्ष की मृत्यु हो जाती है। और इसके तुरंत बाद जो हुआ वो किसी हाई वोल्टेज पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। पलक झपकते ही उनके एक मंत्री अरुणाश्व ने मौके का फायदा उठाया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तभी एक बेहद अजीब और जटिल भू राजनीतिक घटना घटती है। इस नए कब्जा करने वाले शासक ने चीनी सम्राट के दूत वांग जुआनसे पर हमला कर दिया। वांग जुआनसे किसी तरह वहां से जान बचाकर तिब्बत भाग निकले और फिर वहां से चीन, तिब्बत और नेपाल की एक संयुक्त सेना लेकर वापस आए। इस सेना ने भारत पर हमला किया और उस कब्जा करने वाले मंत्री को बंदी बनाकर सीधे चीन ले गई। जरा सोचिए, देखते ही देखते पुष्यभूति राजवंश का वो विशाल और अजेय साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखर गया। और ये पूरी घटना हमें एक अंतिम, बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक शक्तिशाली साम्राज्य अंततः अपने मजबूत प्रशासनिक संस्थानों पर अधिक निर्भर करता है, या महज एक अकेले नेता की दृढ़ इच्छा शक्ति पर? हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद साम्राज्य का इस तरह से रातों रात टूट जाना ये साफ दर्शाता है कि शायद नीचे से लेकर ऊपर तक मजबूत केंद्रीय संस्थानों की भारी कमी थी और सब कुछ केवल एक करिश्माई नेता की अदम्य इच्छा शक्ति पर ही टिका हुआ था। इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे सम्राट हर्ष ने अपनी असाधारण क्षमता से एक बिखरते हुए भारत को एक विशाल साम्राज्य में गढ़ा, लेकिन एक ठोस संस्थागत ढांचे के बिना उसे हमेशा के लिए बचाए रखना एकदम असंभव साबित हुआ। उम्मीद है आज की इस चर्चा से प्राचीन भारत के इस अत्यंत महत्वपूर्ण युग को गहराई से समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। इतिहास के इन पन्नों को हमारे साथ पलटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।